मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो पिछला वीडियो था वह 1919 के अधिनियम पर आधारित था और आज का जो हमारा विषय है वह 1935 का भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। 19 से 1935 के अधिनियम को भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे 1935 का अधिनियम क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी, और इसके बाद एक और अगला जो वीडियो रहेगा वह हमारा उसके संघ पर आधारित होगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम उत्तरदायी शासन की स्थापना में अगर हम देखें तो वह दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। 1919 के अधिनियम से भारतीय जनता तथा राजनीतिक दल पूर्णतया असंतुष्ट थे। यहाँ तक कि वे संविधान को असफल बनाने के लिए भी लगातार सक्रिय हो गए थे। पूर्ण स्वराज्य के लिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने देश में आंदोलन भी चलाया। नेहरू की रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई। कांग्रेस ने 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का सभी दलों ने लगातार विरोध किया था। भारत के भावी संविधान की रचना के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया था, लेकिन यह भी असफल रहा। अंत में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया और इस पर ब्रिटिश संसद की एक समिति ने विचार करके 1934 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इसी आधार पर संसद ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। अधिनियम की विशेषताएं अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमें इसकी प्रस्तावना को देखना होगा। 1935 के अधिनियम के लक्ष्य के संबंध में कोई नई घोषणा नहीं की गई थी। इसका यही लक्ष्य रखा गया था जो 1919 के अधिनियम में था। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को रद्द करने के बजाय 1935 के अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया, जिससे भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना ही है। दूसरा अगर हम देखें तो यह एक लंबा प्रलेख था। 1935 का अधिनियम काफी लंबा और जटिल था। इसमें 361 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के ढांचे का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही जटिल संघात्मक व्यवस्था तथा अल्पसंख्यकों और विधायकों के कानून संरक्षण का प्रावधान किया गया था। विश्व के लंबे और जटिल संविधानों में इसका नाम आता है। तीसरी अगर हम विशेषता देखें तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता थी वह पूर्ववत ही बनी रही। उसे ही संविधान में संशोधन करने, सुधार करने तथा रद्द करने का अधिकार दिया गया था। संघीय विधानमंडल द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं थी। न केवल विशेष परिस्थितियों में कुछ विषयों के संबंध में केवल वह सुझाव बस दे सकती थी। इसके बाद अगली विशेषता अगर हम देखें तो वह प्रांतीय स्वराज्य से संबंधित है। 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वराज या प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना मानी जाती है। इसके पूर्व प्रांतों में केवल आंशिक उत्तरदायित्व था तथा प्रांतीय सरकारों को एजेंट के रूप में भारत सरकार के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करना पड़ता था। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों की पूर्ण स्वायत्तता की स्थिति प्रदान की गई तथा उनमें पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की गई। अगली अगर हम विशेषता देखें तो वह है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया, लेकिन उनके अनुरूप केंद्र में नई शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। प्रांतीय संघीय योजना में कार्यपालिका का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था।
उसके अधीन केंद्रीय विषयों के प्रशासन के लिए कार्यपालिका परिषद और मंत्रियों की भी व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। संरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को स्वविवेक से करने का अधिकार था, जिसके लिए वह कार्यपालिका परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता था। हस्तांतरित विषयों के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। ये मंत्री जो थे वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। रक्षित विभागों के क्षेत्र में विधानमंडल का जो नियंत्रण था वह नाम मात्र का ही रहता था। वस्तुतः संघ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना अगर हम देखें तो वह एक विडंबना थी। इसके बाद अगला हम बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था पर। 1925 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को स्थान भी दिया गया था। यह संघ 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलकर के बनाया गया था। यह संघ 2 शर्तें पूरी होने के बाद ही शाही घोषणा के द्वारा स्थापित किया जाना था। पहली घोषणा यह थी कि संसद के दोनों सदन सम्राट को प्रार्थना करें कि संघ की स्थापना की जाए, और दूसरी यह थी कि जब इतनी भारतीय देशी रियासतें विलयन की स्वीकृति दे दें कि उनकी जनसंख्या कुल रियासती प्रजा की जनसंख्या की आधी से ज्यादा हो, जो ऊपरी सदन में 52 स्थानों से अधिक स्थानों के अधिकारी हो, तब शाही घोषणा की जाएगी। अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। संघ की इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वराज्य प्राप्त था। केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की स्थापना भी की गई थी। संघ और उसकी इकाइयों के झगड़ों का फैसला करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था भी की गई थी। कुछ विशेष कारणों से संघ की स्थापना नहीं हो सकी, जिसको हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अगली इसकी जो विशेषता थी वह था विषयों का बंटवारा। संघ की स्थापना के कारण संघीय और प्रांतीय सरकारों के कार्य क्षेत्रों से संबंधित विषयों का संविधान में अलग अलग उल्लेख किया गया था। विषयों के विभाजन के संबंध में ना तो अमेरिका और ना ही कनाडा की भांति प्रक्रिया का कोई अनुसरण किया गया था, बल्कि एक नई प्रक्रिया को इसमें अपनाया गया था। समस्त विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया था: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय या केंद्रीय सूची के जो विषय थे वह केंद्र को, प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांत को और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और प्रांत दोनों को मिलकर के कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। संकट की स्थिति में या 2 से अधिक प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा विशेष प्रार्थना करने पर केंद्र प्रांतीय विषयों पर कानून बना सकता था। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने के संबंध में केंद्र और प्रांत में विरोध होने पर केंद्र के कानून को मान्यता प्राप्त होती थी। संघीय सूची में अगर हम देखें तो 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषयों को सम्मिलित किया गया था। अखिल भारतीय हित से संबंधित विषय संघीय सूची में थे, जैसे सेनाएं, मुद्रा व नोट, डाक और तार, केंद्रीय सेवाएं या विदेशी मामले इत्यादि। प्रांतीय हित के जो विषय थे वह प्रांतीय सूची में रखे गए थे, जैसे भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई इत्यादि। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता था। इसके बाद हम बात करेंगे अगली विशेषता पर, जो संघीय न्यायालय पर आधारित है।
संघात्मक संविधान बनाने के लिए एक उच्च, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायालय की आवश्यकता होती है। इसका कार्य संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच उठने वाले विवादों का फैसला करना और संविधान की धाराओं का अधिकृत निर्वाचन करना है। 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो संघ की इकाइयों की आपसी और संघ के साथ झगड़ों का निपटारा करता और अधिनियम की धाराओं की व्याख्या करता। इसके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील थी वह प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, यह भी इसमें प्रावधान किया गया। अगली अगर हम विशेषता देखें 1935 के अधिनियम की, तो वह है संरक्षण और आरक्षण। प्रांतीय क्षेत्र में प्रांतीय स्वराज्य, केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन, दोनों पर ही अनेक सीमाएं व प्रतिबंध भी इस अधिनियम के माध्यम से लगाए गए थे। गवर्नर जनरल और गवर्नरों पर विशेष उत्तरदायित्व सौंप दिए गए थे, जिनके लिए उन्हें विशेष शक्तियां तथा मंत्रियों के विरुद्ध स्वविवेक से कार्य करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। इन्हीं शक्तियों को संरक्षण एवं आरक्षण कहा जाता है। वे संरक्षण और आरक्षण अधिनियम के उतने ही महत्वपूर्ण अंग थे जितने की संघ व प्रांतीय स्वराज्य की योजनाएं। इनके द्वारा एक और विधानमंडलों की शक्तियों पर अनेक सीमाएं लगी हुई थी। दूसरी ओर गवर्नर जनरल और गवर्नरों को मंत्रियों के परामर्श के विरुद्ध कार्य करने तथा उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने की विभिन्न शक्तियां भी प्रदान की गई थी। आपातकाल में आवश्यकता पड़ने पर तो संपूर्ण शासन की जो बागडोर है वह कार्यपालिका के अध्यक्ष स्वयं अपने हाथों में ले सकते थे। यह प्रावधान भी इसमें किया गया था। अगली जो विशेषता है वह विधानमंडलों और मताधिकार के विस्तार से संबंधित है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों की संख्या में भी काफी वृद्धि की गई थी। केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वह 260 और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 निर्धारित की गई थी। प्रांतीय विधानसभा की सदस्य संख्या भी पहले से प्रायः दुगनी कर दी गई और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल बनाए गए। मताधिकार का भी विस्तार किया गया। प्रांतों के लिए 10% जनता को मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को भी अत्यधिक व्यापक बनाया गया। अगली हम विशेषता अगर देखें तो वह है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को कायम रखना। अंग्रेजों ने फूट उत्पन्न करके हुकूमत करने वाली नीति को पहले जैसा अपनाए रखा इस अधिनियम में भी। इस उद्देश्य से न केवल सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को कायम रखा गया, बल्कि इसका और अधिक विस्तार भी किया गया। हरिजनों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। मुस्लिमों को केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत से 33% स्थान दिया गया, यद्यपि उनकी जो संख्या थी वह इस अनुपात में नहीं थी। ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों को भी पूर्ववत सांप्रदायिक चुनाव पद्धति द्वारा प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया। नए अधिनियम के द्वारा मजदूरों और स्त्रियों को प्रतिनिधित्व से अलग अधिकार दिए गए थे। अगली अगर हम विशेषता देखें तो वह है भारतीय परिषद की समाप्ति। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर भारत सचिव के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनकी संख्या 3 से 6 के बीच में निर्धारित की गई थी। हस्तांतरित विषयों के संबंध में भारत सचिव का नियंत्रण काफी कम कर दिया गया था, लेकिन जिन विषयों में गवर्नरों और गवर्नर जनरल को स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त थीं, उनमें भारतीय सचिव का जो नियंत्रण था वह पहले की भांति ही बना रहेगा, यह भी इसमें कहा गया। अगली अगर हम विशेषता देखें तो वह वर्मा, बरार और अदन से संबंधित है। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अधीन कर दिया गया था। बरार प्रांत को कानूनी दृष्टि से हैदराबाद के निजाम की सत्ता के अधीन रखा गया।
किंतु उसे प्रशासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना लिया गया और मध्य प्रांत तथा बरार एक गवर्नर का प्रांत बना दिया गया। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 1935 का अधिनियम क्यों पारित हुआ तथा 1935 के अधिनियम की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।